दोस्तों, एक लड़का और लड़की कॉलेज जाते-जाते उनको कब प्यार हो जाता है और कब वो एक-दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और एक-दूसरे से वो फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे वो एक-दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक-दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे वो आपस में मिलना-जुलना शुरू कर देते हैं और उनको आदत लग जाती है एक-दूसरे से फ़ोन पर बातें करने की और एक-दूसरे से संबंध बनाने की। जब घर वालों को यह बात पता चलती है कि उनकी लड़की पास ही के एक घर छोड़कर ही उसका घर था, उससे वो फ़ोन पर बातें करती है और फ़ोन पर उसके साथ सारी-सारी रात फ़ोन पर ही बातें करती रहती है। तब घर वाले उसको एक्शन लेते हैं और उससे मना करते हैं कि तुम इस लड़के से बातें ना करो। दोस्तों, पर वह लड़की मानती नहीं है और यही देखते ही देखते वो साथ कत्ल कर बैठते हैं और फिर जब वो साथ कत्ल कर बैठते हैं, तो कहते हैं कि अब तो हमको कोई रोकने वाला है ही नहीं। क्यों ना अब जो हमारी तमन्ना है उसको इत्मीनान के साथ, बहुत ही आराम के साथ क्यों ना किया जाए और फिर वो बराबर में ही ल्हासें पड़ी रहती हैं और वो एक-दूसरे से वहीं पर संबंध बनाते हैं। दोस्तों, उस हवस की तमन्ना में वो साथ कत्ल कर बैठते हैं और तब जब खुलासा होता है इस बात का, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने ही परिवार का, वो भी 7 जनों का कत्ल कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है रोहतक और रोहतक का ही एक थाना लगता है सदरपुर और सदरपुर का ही एक गाँव लगता है कबूलपुर। दोस्तों, यह घटना करीब 15 सितंबर 2009 की है। एक परिवार होता है जिसमें एक एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम तकदीर सिंह होता है। उनकी उम्र करीब 62 से 63 के करीब उम्र होती है। वो एक रिटायर्ड शिक्षक होते हैं। कुछ ही समय पहले वो रिटायर हुए थे। वो 15 सितंबर 2009 की सुबह होती है, वो जागते हैं और जब वो अपने घेर में सोते हैं और जब वो सुबह सवेरा होता है, तो तब अपने घेर से उठकर अपने घर की तरफ जाते हैं और जब वो अपने घर पहुँचते हैं, तो अपनी कुंडी को खटखटाते हैं, जो दरवाज़ा होता है मेन गेट, उसको खटखटाते हैं, दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है और तब वो ज़ोर लगाकर अपना जो प्रेशर के साथ उस दरवाजे को खोलते हैं, तो दरवाज़ा खुल जाता है और तब वो जो आँगन में जाकर जब देखते हैं, तो उनके जो बेटा था और बेटे के बराबर में ही एक खाट थी, उस पर उनकी बहू जो बेटे की बहू थी, वो सो रहे थे। बेटे का नाम सुरेंद्र होता है और जो बहू थी, उसका नाम प्रोमिला होता है। दोस्तों, जब वो आँगन में पहुँचकर अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं, तो देखते हैं कि उसका बेटा सो रहा है और उनको देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। जब वो गुस्से में सोचते हैं कि इतना लेट हो गए हैं, इतना सवेरा हो गया है, अभी तक तुम सो ही रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, इतनी लेट तक सो रहे हो। और तब वो दोबारा आवाज़ लगाते हैं कि सुरेंद्र, सुरेंद्र जागता नहीं है। तो दोस्तों, जब वो और गुस्से में आ जाते हैं कि इतनी आवाज़ लगाने के बाद भी दोनों में से कोई नहीं जाग रहा, तब वो उस खाट के पास जाते हैं और खाट के पास जाकर वो अपनी जो छड़ी थी, उससे वो उसे हिलाते हैं। तब उन्हें थोड़ा टेंशन होता है कि इतना देर हो गई आवाज़ लगाते हुए, ये जाग क्यों नहीं रहे? तब वो सुरेंद्र के हाथ को पकड़ते हैं और नवज़ टटोलते हैं और तब जब वो हाथ पकड़ते हैं, तो हाथ में वो नवज़ टटोलते हैं, तो उनको नवज़ हाथ नहीं लगती। तभी वो ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं, ज़ोर-ज़ोर से रोना लगते हैं और उसके बाद इतनी ज़ोर से रोते हैं कि आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तब
जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन दोनों की हत्या हो चुकी है और तब वो अपने सामने ही एक कमरा था उसमें जाते हैं जिसमें 4 घर के ही बच्चे सो रहे थे और तब वो उनको जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उनकी भी मौत हो चुकी है। उसमें तब वो अपने दूसरे कमरे में जाते हैं, सामने ही एक और कमरा होता है जिसमें कि वो जो शिक्षक थे तकदीर सिंह, उनकी पत्नी सो रही थी और तब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उसकी भी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। मौके पर पुलिस पहुँचने के बाद सारे जो शव थे उनको हिरासत में लिया जाता है और तब ऊपर जाकर जब देखा जाता है कि ऊपर उनके 2 इलेक्ट्रीशियन थे, घर में काम कर रहे थे, वो कुछ दिन के लिए घर में ही आए हुए थे। तो जब ऊपर जाकर देखते हैं तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। पुलिस उनको एडमिट करती है और तब एक बाथरूम में जब जाकर देखते हैं, तो बाथरूम में उनके घर की एक लड़की थी जिसका नाम सोनम होता है, उसकी भी हालत बहुत ही खराब थी, नाज़ुक थी, उसको भी पुलिस एडमिट करती है। और तब जब सारे में शोर मच जाता है, सारे में ये खबर फैल जाती है कि एक ही घर में 7 लाशें एक ही रात में बिछ चुकी हैं। तो तब सारे में यही सबको चिंता हो जाती है कि सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक ही रात में इतने सारे कत्ल कैसे कर दिए जो किसी को पता भी नहीं चला। दोस्तों, तब यह सूचना रिश्तेदारों में भी पहुँचती है। जब उसके जो सुरेंद्र थे, उसके जीजा होते हैं, उनको पता चलता है, तो वो आकर पुलिस को बताते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं कि सुरेंद्र का जो भाई है सबसे छोटा, उसी के द्वारा यह सब किया गया है। जब ये शिक्षक थे, जो हमारे ससुर हैं, इनको जब रिटायरमेंट हुआ था, तो इनके जो जब इनका जो हिस्सा बँटा बँटा था, तो उसमें इन्होंने अपना हिस्सा ज़्यादा सुरेंद्र को दे दिया और उसी की जलन में इनके छोटे भाई ने सुरेंद्र के छोटे भाई ने यह सब कांड कर दिया। दोस्तों, एफआईआर दर्ज की जाती है। जो तकदीर सिंह हैं, जो शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनके 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा सुरेंद्र होता है, सुरेंद्र के 2 बच्चे होते हैं, एक सोनम और एक अरविंद। और जो दूसरे नंबर का बेटा होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और जो वो फ़ौज में होता है और वो अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखता है। तीनों बच्चे सुरेंद्र, जो उनका बड़ा भाई है, उनके पास रहते हैं। और जो सबसे छोटा भाई है, वो उसी गाँव में रहता है और सामने ही उसका मकान है। तो उसपे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह सब घटना जो हुई है, वो इसके द्वारा की गई है, सबसे छोटा वाला जो भाई है, उसके द्वारा की गई है। तब जो शिक्षक रिटायर्ड शिक्षक होते हैं, वो उनको सूचना मिलती है कि उन्होंने ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया गया है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तब यह सुनकर वो थाने पहुँचते हैं और थाने पहुँचने के बाद सारी घटना पुलिस को बताते हैं कि साहब, जो हमारी पोती है सोनम, उसी के द्वारा यह सब किया गया है। मुझे उसी पर शक है कि उसी ने यह सब किया होगा। पुलिस पूछती है कि ऐसे कैसे कह सकते हो आप? ऐसे कैसे कह सकते हो? तो तब जो सोनम के दादा होते हैं, वो सारी कहानी बताते हैं कि जब सोनम पढ़ती थी, तो इसको एक लड़के के साथ प्यार हो गया था और उन दोनों को दूर करने की कोशिश की गई, पर ये एक-दूसरे से दूर नहीं होने वाले थे और शायद इन दोनों ने ही मिलकर इस सारी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, तब पुलिस 1-2 दिन बाद ही नवीन, जो सोनम का प्रेमी है, उसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ की जाती है। जब पुलिस कड़ाई के साथ उससे पूछताछ करती है, तो वह सारा कुछ उगल देता है। जो सोनम थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो बोलने की हालत में होती नहीं है, तो उससे कोई पूछताछ की नहीं जाती और जो नवीन था, नवीन जो सोनम का जो प्रेमी था, वो उससे पूछताछ की जाती है, तो वो सारा कुछ उगल देता है। वो बताता है कि करीब 1.5 साल पहले हमारे दोनों की मुलाकात हुई थी और धीरे-धीरे हम एक-दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। तब घरवालों को सबको पता चल जाता है, तो ये हम दोनों को दूर करने की कोशिश करते हैं
और उसके बाद सोनम की पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती है। सोनम से कह दिया जाता है, सोनम की माँ कहती हैं कि अगर तुम्हारे पिता को यह बात पता चली तो वह तुमको जान से मार देंगे, और उसको धमकी देकर उस पिता से कहती हैं कि इसकी पढ़ाई यहीं पर रोक दो। और तब पिता को पता भी चल जाता है, तो वो उसकी पढ़ाई को रोक देते हैं और उससे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं, और नवीन से फ़ोन पर बातें करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। सोनम नवीन से कंटिन्यू बातें करती रहती है, और एक हद ऐसी पहुँच जाती है कि वो एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। एक-दूसरे के फ़ोन पर बातें किए बिना वो रह नहीं पाते हैं, और एक-दूसरे से संबंध बनाए बिना वो रह नहीं पाते हैं। इतनी बुरी लत लग जाती है दोनों को कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब नवीन अपनी सारी कहानी बताता है कि 14 सितंबर 2009 को मैंने अपने दोस्त से नशे की गोलियाँ मँगाई, नींद की गोलियाँ मँगाई, और 100 गोलियाँ कम से कम मैंने मँगाई थी, जिनका चार्ज ₹400 हुआ था, और वो मैंने पीस कर सारी गोलियाँ 14 सितंबर को सोनम को दी, और सोनम ने वो सारी गोलियाँ खाने में मिला दी, सब्ज़ी में मिलाई, और रात को जो दूध पिया जाता है उसमें मिलाकर सबको दे दी। जब करीब रात के 10 बजते हैं, धीरे-धीरे सब सो जाते हैं, और सोने के बाद जो इनके इलेक्ट्रीशियन आए हुए थे, ये जाग रहे थे, और तब सोनम का फ़ोन आता है कि घर में सब सो चुके हैं, और जो हमारे घर में इलेक्ट्रीशियन हैं, जो ऊपर कमरे में रहते हैं, वो अभी जाग रहे हैं, तुम थोड़ी देर बाद आना। दोस्तों, उसके बाद सोनम दोबारा फ़ोन करती है, और जो नवीन उसका प्रेमी होता है, उसको बुला लेती है। नवीन घर में आता है, सब सोए रहते हैं, सब नींद की गोलियों के कारण सब सोए रहते हैं, और सबसे पहले नवीन जो उसके माता-पिता थे, उनके पास जाता है, और रस्सी से उनका गला घोंटकर दोनों की हत्या कर देता है। और फिर उसके बाद वो अंदर कमरे में जाते हैं दोनों, और जो वहाँ पर उसके भाई-बहन सोए हुए थे, चाचा की लड़की और लड़के, और उसका सगा भाई अरविंद। सोनिका और मोनिका और विशाल, ये चाचा के लड़के थे, और जो अरविंद है वो उसका सगा भाई। चारों की हत्या गला घोंटकर कर दी जाती है। दोनों मिलकर चारों की हत्या कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो दादी के पास जाते हैं, जहाँ दादी अकेली कमरे में सोई हुई थी, और उसके बाद वो दादी की भी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं, और फिर एक-दूसरे से कहते हैं कि जो हमारे रास्ते के काँटे थे, वो तो अब दूर हो गए, क्यों ना हम एक-दूसरे के हो जाएँ। उसके बाद वो वहीं पर एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं, और अपनी हवस को मिटाते हैं, जिसके लिए वो ये सब करने के लिए मजबूर हुए। और उसके बाद वो अपनी हवस को मिटाने के बाद यह सब खुलासा होता है, तब नवीन सारी कहानी बताता है, और उसके बाद नवीन और जो सोनम थी, सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है, और जेल भेजने के बाद ये जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो इनको सज़ाए मौत सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोनों हाई कोर्ट में अपील करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में भी उनको फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती है 2014 में, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी फांसी की सज़ा अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं हो पाई है, केस चल ही रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों, उसकी जो इन जहाँ से उसने गोली ली थी नवीन ने, उसके बाद वो नवीन ने भी अपना कबूला था कि हाँ, मेरे यहीं से इन्होंने गोलियाँ खरीदी थी। लेकिन कोर्ट उसको बरी कर देता है कि इसकी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, जो 2014 में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनका जो मुकदमा चला, दोनों तरफ की जो वकीलें होते हैं, उन्होंने अपनी सारी कोशिशें की, उसके बाद कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, किस प्रकार अपने ही परिवार के माँ-बाप, भाई-बहन और दादी का कत्ल किस वजह से कर दिया उस लड़की ने। सोनम ने अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया,
वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दोस्तों, जब यह सूचना सारे फैलती है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अपने ही माँ-बाप, अपने ही भाई-बहन, अपनी ही दादी का कत्ल, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूसरे के लिए होने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। दोस्तों, कभी अपने कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि क्या कमी है, कैसी कहानी लगी और मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचती है, कौन-कौन मेरी वीडियो सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना नाम और ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम।